Winners don't do different things. They do things differently. करें शुरू। चैप्टर नंबर 9 यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। केवल एक क्वेश्चन बचा था हमारा मिसलेनियस का लास्ट। अगर उस दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा होते तो उस टॉपिक को भी खत्म कर दिया होता हमने। तो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। वो 150 मजदूर थे। देखो समरी तो मैं थोड़ी सी समझा दूं। अगर मैं 150 मजदूर हैं जो किसी टारगेट को कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, रहने दो तुम मत पढ़ो। 150 मजदूर हैं जो किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है वहां पर कि 4-4 मजदूर डेली छोड़ के जा रहे हैं काम। यानी पहले दिन 150 मजदूरों ने काम किया, अगले दिन 146 ने किया होगा, उसके अगले दिन 142 ने किया होगा, फिर 138 में किया होगा। इस वजह से जो काम अगर n डेज में खत्म होता, अगर 150 के 150 काम कर रहे होते, तो अब वो n+8 डेज में खत्म हो रहा है। यानी अगर मजदूर कम होते रहेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे ना काम खत्म करने में। तो वही क्वेश्चन ने बोला है कि अगर सारे के सारे मजदूर काम कर रहे होते तो 8 दिन पहले काम खत्म हो जाता। ऐसा कुछ तो बोला है क्वेश्चन में, या 8 दिन ज्यादा लगे काम खत्म करने में, ऐसा कुछ बोला है उसने। 8 मोर डेज, वही ना। तो अगर हम ये लेट कर लें कि अगर 150 मजदूर काम खत्म कर 150 मजदूर काम कर रहे होते तो वो n डेज में काम खत्म करते। पहले तो मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ क्या है इसका। 32 मिसलेनियस चैप्टर 9 है ना। 150 मजदूर काम कर रहे थे और n डेज मान लें उनके काम खत्म करने के लिए। तो अगर हम लेट करें नंबर ऑफ डेज को n, अगर n डेज लेट करें, ठीक है ना। और एपी क्या दी हुई है हमें, पहले दिन काम किया 150 मजदूरों ने, फिर काम किया 146 ने, फिर 142 ने, 138 ने, ऐसे करते करते एपी बन रही है। तो फर्स्ट टर्म दिख ही रही है, कॉमन डिफरेंस दिख ही रहा है हमको, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 150 के 150 मजदूर 5 दिन काम करते तो उनके एक दिन का काम जो भी होता, 5 दिन अगर हमने बोला कि उन्होंने 5 दिन में काम खत्म कर दिया, तो 150 × 5 करते तो वो निकल के आता क्या, कंप्लीट वर्क। सोच के देखो, अगर उसने क्वेश्चन में बोला होता, जैसे हमने माना है n डेज, अगर 150 के 150 मजदूर n दिन काम कर लेते तो क्या हम बोल सकते हैं वर्क कंप्लीट हो जाता, है ना। तो क्या हम उन 150 मजदूरों के सम को ये बोल सकते हैं, 150 मजदूरों के सम को, सम क्या चीज है सम, मानो 150 मजदूरों ने 5 दिन काम किया, 5 दिन, तो 150 मजदूरों का पहले दिन का काम प्लस दूसरे दिन का काम प्लस तीसरे दिन का प्लस फोर्थ डे का प्लस फिफ्थ डे का, ये सारी चीजें प्लस कर दूं तो क्या इक्वल टू होम नहीं दिखेगा, होम या बिल्डिंग जो भी होगी वो। तो क्या 150 इंटू एन कर सकते हैं सम को, हम समझ रहे हो सम। और यही सम हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी तो एक एपी है। मतलब हमने सम को दो तरीके से लिखा, एक वो कि अगर 150 के 150 मजदूर काम कर रहे होते तो 150 इंटू एन डेज में काम खत्म हो जाता। अब एक और बार बताओ सम n/2। अब n क्या लूं, नहीं इस पहले तो ये डिसाइड करो जो हमने ये n लिया है ये 150 मजदूरों के लिए लिया है या फिर जब वो छोड़ के जा रहे थे तब के लिए है। 150 के लिए, ठीक है क्यों भाई, ठीक है ये 150 के लिए लिया है हमने, तो 150 इंटू एन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फिर अगर यहां पर 4-4 मजदूर कम होते जा रहे हैं तो फिर इसमें कितने डेज लगे होंगे, यहां लिख दूं बगल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका सम बताओ क्या आएगा। क्या इस वाले के सम को हम 150 इंटू एन प्लस 8 लिख सकते हैं, क्या इस वाले के सम को, जैसे यहां 150 इंटू एन लिखा था, क्या इस वाले को 150 इंटू एन प्लस 8 लिख सकते हैं। अभिषेक भी कह रहा है नहीं, नहीं क्यों नहीं, 150 मजदूरों ने एन प्लस 8 डेज काम किया कहां, ये भी तो सोच लो। अगर 150 के 150 मजदूर एन प्लस 8 डेज कर रहे होते तभी तो 150 इंटू एन प्लस 8 लिखते। यहां तो रोज कम होते जा रहे, तो 150 कैसे हो सकते हैं। अब इसका सम भी वही बिल्डिंग आएगा जो 150 इंटू एन ने करी होती। तो हमें इसका सम निकालना है अब अपने तरीके से।
और एक हमने सम निकाल दिया कॉमन सेंस की वजह से कि 150 मजदूरों ने एन डेज काम किया होता तो वो बिल्डिंग पूरी हो जाती। सम बोल सकते हैं उसको। और ये सारे को भी पहले दिन इतनों ने किया, अगले दिन इतनों ने, फिर इतने ने इतने दिन किया, तब भी तो इक्वल टू बिल्डिंग बनी जाएगी पूरी, और वही सेम बिल्डिंग बनेगी जो यहां बन रही होती। तो एक बार सम डायरेक्ट लिखा, एक बार सम एपी की मदद से लिखेंगे। आई बात समझ में? इस एक क्वेश्चन में सम यानी बिल्डिंग कंप्लीशन को दो तरीके से शो करा जा रहा है, एक बार डायरेक्ट, एक बार एपी की हेल्प से। तो एन बाई क्या आएगा, एन तो एन प्लस एट है ना, 2a यानी प्लस एन यानी डी, ऐसे 4 डे में नहीं, डेली 4 मजदूर कम हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से 8 दिन फालतू लगेंगे काम को पूरा होने में, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। बात बाबू ठीक है? आओ देखें। अब इसको सिंप्लीफाई करके एन ढूंढना है हमने बस। तो कैसे करा जाए, पहले ये n प्लस 8/2 तो ऐसे कैसा, ये 300 हो गया, ये n प्लस 7 हो गया, इसकी इंटू इसमें हुई तो 300 माइनस का 4n हो जाएगा पहला तो, और यहाँ 7 है और यहाँ माइनस का 4 है, यानी माइनस का ऐसे, सही है। अब 300 में तो 28 में माइनस कर दें तो 268 का मतलब तो नहीं, 262 नहीं, 70 नहीं, 272, ठीक है ना। तो n प्लस 8/2, यहां आया 272 माइनस का 4n। अब इसमें से 2 कॉमन लेके इसको काट देते हैं, बल्कि 4 ही पूरा कॉमन ले लें, जो यहां का 4 आएगा, ये रहा वो, क्या बचेगा 4 कॉमन लेके, 4 से 24, 4 8 जा 32 माइनस n, सही है। अब इससे काटो इसको 2 बार और इस 2 से इसे काट दो, 75, सही है जी। तो n प्लस 8 बचा, 68 माइनस n बचा है, इन दोनों की इंटू करके 75 इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक की एक। बताइए क्या बन रही है इक्वेशन, थोड़ी बड़ी सी बनेगी, कोई बात नहीं, आप तो हालत में होनी है। रिया कह रही मजा आ गया इसके, तो लिखना नहीं पड़ेगा इसे। बनी इक्वेशन, कर ले भाई जल्दी जल्दी, या कह रहा है एक ही बार करूंगा सारा कम करने के बाद। इक्वेशन का इंतजार कर रहा हूं मैं, इक्वेशन बताओ, उसे भी धर ला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बना के बता। और एन स्क्वायर प्लस का रखियो, एन स्क्वायर माइनस 469। लो भाई, ऐसा आ रहा है क्या किसी और की? अभिषेक तरह नहीं आया, किसी और की आई क्या इक्वेशन? जब तक कोई और स्टैंप नहीं लगाएगा इसमें तब तक विश्वास नहीं कर सकते ना। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब तक कोई और नहीं बोलेगा तब तक हम स्टैंप नहीं लगा सकते इस पे वेरीफाइड। हाँ 59 आ रहा है यहाँ पर, 15 यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 15 आ रहा है, माइनस का ही है, प्लस का 15, और ये 544। अब चेक करिए ये कितने लोगों का सेम है, 1 2 3 4 5, चलो फिर तो ठीक ही है। अब 5 जने कह रहे हैं ये इक्वेशन आ रही है, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि 5 ने ठीक ही किया होगा। अब मल्टीप्लाई करके 544 और माइनस करके 15, यानी 2 फैक्टर आएंगे, वो दोनों बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स बहुत सारे आएंगे। पहले तो 544 के फैक्टर, चलो यहीं कर देता हूं, कर लिए नहीं, ये आए फैक्टर्स, ठीक है। 2 तो आ गया, 1 2 3 4 5 बार, और एक 17। अब 17 आ गया ना, थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए आपको, पता नहीं तुम्हें मिली नहीं मिली, मुझे तो मिली। एक प्राइम नंबर आ गया ना, यानी इसे तो और ब्रेक करेंगे ही नहीं। तो अगर आपने इन सबको इकट्ठे कर दिया 32 आएगा, और 32 में से 17 माइनस करोगे तो 15 ही आ जाएगा अपने आप ही। तो आ गया ना आराम से फैक्टर। ये 2 2 2 3 3 5 चलते रहते हैं ना फैक्टर्स में, जितने ज्यादा ऐसे छोटे छोटे फैक्टर आते हैं उतना हमें डिफिकल्टी बढ़ जाती है उनको अरेंज करके पेयरिंग बनाने में। इतनी बड़ी वैल्यू आती है ना प्राइम नंबर एक फैक्टर्स में, तो आसान हो जाता है काम करना, क्योंकि टूटेगा तो है नहीं फर्दर और किस चीज में।
तो फैक्टर करना आसान होता है। देखो इन सबको इकट्ठे करा, इसे अकेले को कर दिया, तो 32 माइनस 17 करने में तुरंत आ गया आंसर। अब बताओ तुम जल्दी से 32 माइनस 17 लिखो इसको। अब बताओ, तो यानी 17 आना चाहिए फिर तो। हाँ, n की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 17, क्योंकि 32 तो माइनस में आएगा। n की वैल्यू 17 का मतलब कौन से 17 दिन है ये? जब 150 के 150 मजदूर काम कर रहे होते तो 17 डेज में काम खत्म होता। तो वो वाला भी लिख दो एक बार। इफ 4 वर्कर्स कीप ऑन लिविंग द, ऐसे करके, या फिर इफ 4 वर्कर्स गेट रिड्यूस्ड डेली देन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 17 प्लस 8 25। ओके, तो ये दो तरह के आंसर हैं, एक 17 और एक 25। अगर 150 के 150 मजदूर काम कर रहे होते तो वो बिल्डिंग 17 दिनों में खत्म हो जाती, बन के तैयार हो जाती। और अगर वो 4 चार डेली छोड़ के जा रहे हैं तो 8 दिन जो फालतू लगे उसकी वजह से अब 25 दिन में काम खत्म हुआ होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इस वाले नंबर ऑफ डेज को जो हमने 150 मजदूर वाला लिया है इसको एन ना लेके इस वाले को एन ले लेंगे। जब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तब एन होगा, तो 150 वाले केस में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे फिर? जब छोड़ छोड़ के जा रहे थे ये एन डेज में खत्म होगा, तो 150 मजदूर कितने दिन में करते? एन माइनस 8 डेज में। तो यहां पर 150 के इनटू में एन माइनस 8 आता, लेकिन फिर यहाँ एन और एन चलता आराम से अकॉर्डिंगली। वो तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप किसी एक चीज को एन लोगे तो दूसरी वाली चीज कैसे बदलेगी, ये ध्यान रखना है। ओके, खत्म करें। जी करें शुरू आगे। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 खत्म कर दिया। अगर कोई समस्या ना आती तो हम चैप्टर नंबर 10 ही करते शुरू इसके बाद। लेकिन क्योंकि एक स्कूल में हाफ ईयरली में चैप्टर नंबर 11 यानी कोनिक सेक्शन भी आ रहा है और स्ट्रेट लाइन यानी चैप्टर नंबर 10 किसी के स्कूल में नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले अब कोनिक सेक्शन यानी चैप्टर नंबर 11 ही शुरू करना पड़ेगा। कोनिक सेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के कह लो, या फिर 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, तो हम इनकी सुविधा के लिए पहले उसे एनसीईआरटी से तो कर लेंगे। तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी से हो रहा होगा ना बस, ठीक है ना, तो हम एनसीईआरटी से तो कर लेंगे उसे, लेकिन उस चैप्टर को हमको एडिशनल भी करना पड़ेगा। उसके बिना गुजारा नहीं है किसी का भी। 12th में कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर उसका इस्तेमाल होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो सीखना तो पड़ेगा इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस को भी। जैसे चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस सीरीज में एनसीईआरटी में भरपूर क्वेश्चंस थे, कोनिक सेक्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कोनिक सेक्शन में एनसीईआरटी में इतने इतने क्वेश्चन है बस। इसकी एनसीईआरटी करने में 5-6 पार्ट बन गए वीडियो के, यानी कि नहीं 5-6 नहीं 15 दिन लग गए एनसीईआरटी से करने में से, 15 डेज लग गए। कोनिक सेक्शन को अगर केवल एनसीईआरटी से करा जाए, हमारी 2 घंटे की क्लास होती है, इन 2 घंटे की 2 क्लास काफी हैं कोनिक सेक्शन को एनसीईआरटी से पूरा खत्म करने के लिए, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। ओके, अब तो अंदाजा लगा लो एनसीईआरटी में कुछ नहीं है कोनिक सेक्शन की, इसलिए हमको एडिशनल क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे हर किसी को। ठीक है, और मान के भी चलो स्कूल में अगर आपके एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है तब तो एनसीईआरटी से आएगा, अगर एडिशनल क्वेश्चन कराए हैं तो सबको सीखना पड़ेगा वो चीज। ठीक है जी, चैप्टर नंबर क्या है वो 11। अब नाम इसका कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि पल्ले नहीं पड़ रहा होगा क्या चीज है ये, लेकिन अगर इसको संधि विच्छेद करो, तोड़ो, कोनिक और सेक्शंस, फिर कोनिक का समझता है मतलब, कोनिक यानी कोन से संबंधित। कोन तो पता ही है, हेड होती है सिर पे लगाने वाली वो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोन तो पढ़ाई था। कोन और सेक्शंस यानी कोन के हिस्से, कोन से बनने वाले जो जो भी चीजें हैं वो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, और वो हमारे को 4 चीजें दे रखी हैं अभी सिलेबस में। और वो 4 चीजें देखो, पहली है हमारी सर्कल। सारी चीजें कैसे बनती हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सेकंड पैराबोला, कुछ नाम नए हैं कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ने ही थे। तीसरा नाम है एलिप्स,
इलिप्स, और चौथा है हाइपरबोला। ये कुल मिला के हमको चार चीजें पढ़नी है कोनिक सेक्शंस के अंदर। ये चारों कोन से कैसे बनती हैं मैं बता दूंगा जब जब पहुंचेंगे इन टॉपिक्स पे। सबसे पहला टॉपिक सर्कल है। कोन सबको बताया ना कैसा होता है। अगर ऐसे वाला कोन है, मान लो ऊपर टिप है उसकी वर्टेक्स जो है, ठीक है ना। अब उस कोन को पार दाबू, उस कोन को नीचे की तरफ ना रख के अगर मैं टिप उसकी अपनी तरफ कर लूं ऐसे, तो आपको सरफेस जो नीचे दिख रहा होगा वो सर्कल नहीं होगा क्या। तो एक जो सबसे पहला सरफेस है वो सर्कल है, जो बड़ा आराम से समझ दिखता है हमें कोन में कैसे बन रहा है। या फिर एक काम कर लेते हैं, मैं कहता हूं कोन ऐसे बन रहा होगा, देखो ऐसे करके, है ना। आप जो इसकी एक्सिस होगी, बेस होगा, बेस के पैरेलल ऐसे काट दो इसको। ये हिस्सा बचा होगा ना, देखो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा तो हट गया होगा नीचे वाला। क्या ये भी अगेन कोन है एक। उस कोन का भी बेस अगर आपको ऐसे दिखाऊं आपकी तरफ करके तो सर्कल नहीं दिख रहा होगा। तो कोन से सर्कल को बनाना बहुत ही आसान है। बस पैरेलल, बेस के पैरेलल काटते रहो उसे, तो बार बार ऐसे करके देखोगे ना सर्कल दिखेंगे। अभी बड़े सर्कल होंगे नीचे, जैसे जैसे ऊपर को काटते रहोगे सर्कल छोटे होते चले जाएंगे बस, लेकिन मिलेंगे सर्कल ही। तो अब रही बात सर्कल को पढ़ने की, क्या कह रहे, हमने सर सर्कल 9th में ही पढ़ा, उससे पहले ही पढ़ा होगा वैसे तो। 9th में समझ नहीं आया, गुड। तुझे भी 9th में समझ में आया सर्कल, ऑनलाइन, सही है भाई। कब, नहीं 9th में, कब तक तुम इस ऑनलाइन का सहारा लेते रहोगे, जिंदगी भर है। सर्कल 9th में भी था, सर्कल 10th में भी था, और सर्कल 11th में फिर है। 9th में सर्कल था, और सर्कल में वो थे आर्क, ये एक सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, सारे एंगल इक्वल हुआ करते थे, ये सारी चीजें 9th में थी। 10th में जो सर्कल था वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनने वाला था, और ये पी क्यू और आर, ये पी क्यू इक्वल टू पी टी, ये 10th वाला कॉन्सेप्ट था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है, दोनों इक्वल होती हैं, ये 10th का था। 9th में ये सारी थ्योरम्स थी, सेमी सर्कल में एंगल जो बेस को लेके बनता है और राइट एंगल बनता है, ये सारी चीजें 9th में थी, ठीक है ना। ये 10th में थी सारी चीजें टेंजेंट वाली, और सेंटर से टेंजेंट को ड्रॉ कर दो 90 होता है, ये सारी 10th की चीजें थी, ठीक है ना। सो गई क्या। अब 11th में क्या चीजें हैं, अब 11th में हमको इन थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है। अब 11th में हमको इस सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है वो सिखाया जाएगा। इक्वेशन, ओके, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इन सब चीजों की हमको इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 9-10 तक हमें इक्वेशन का कोई जिक्र नहीं था, 11th में इक्वेशन है, ओके। अच्छा, अगर इस 11th चैप्टर से पहले 10th चैप्टर की बात करें तो स्ट्रेट लाइन है। क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने 9th-10th में नहीं पढ़ी, पढ़ी थी भाई। क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है 2x + 3y = 4, ये 9th में नहीं पढ़ी, पढ़ी है, ग्राफ बनाए थे इसके। 10th में नहीं पढ़ी, पढ़ी थी, एलिमिनेशन वगैरह किया ना इन दो इक्वेशंस में ऐसे थे। लेकिन 10th क्लास में फिर आ रहा चैप्टर ये स्ट्रेट लाइन 10th वाला, तो फिर क्या होगा, वहां पर आपको सिखाया जाएगा ये इक्वेशन बनती कैसे है। 9th और 10th में आपको इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी, ठीक है ना, और एक्स और वाई की यानी सॉल्यूशन ढूंढे जाते थे 9-10 में। 11th क्लास में आपको ये सिखाया जाएगा कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। वही हाल 11th क्लास चैप्टर में। अब सर्कल के बारे में आपने 9-10 में पढ़ लिया इन चीजों के बारे में, लेकिन सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है, क्या होती है, वो चीजें अब 11th में पढ़ाई जाएंगी, ओके। तो करें शुरू, चलिए लिखिए हेडिंग। ये चारों चीजें कहीं साइड में नोट कर ली पेज पे, जहां पे चैप्टर का नाम डाला होगा वहां पे साइड में डब्बे में डाल के लिख दो ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं हमने, और उन चारों में इस सर्कल को यहां डाल लो हेडिंग फिर से, सर्कल। करें शुरू, आजा भाई साहब करें शुरू। अब मैंने आपसे क्या कहा, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, इक्वेशन। सर्कल तो पढ़ना ही है हमने, सारे तो पढ़ने ही है, सर्कल की इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखिए कि बेसिक इक्वेशन जिसे स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं सर्कल की, वो क्या होती है। देखिए क्या बात है, पढ़ लिया लगे स्कूल में ठीक तरीके से। देखिए ये इक्वेशन होती है सर्कल की, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है जी। क्या कह रहे, कहाँ ठीक है, ये अजीब सी इक्वेशन लिख दिया, क्या दिया उसी इक्वेशन में, ये आसान है, अच्छा ठीक है। देखो अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो हम देखते हैं ये x, y, h, k और r क्या क्या है। देखिए अगर यहां पर कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई हमने,
और ये रहा सर्कल। ठीक है जी, ऐसा कोई सर्कल होगा तो है पाइथागोरस ने डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास वाला, कोऑर्डिनेट वाला, उससे बनी है इक्वेशन। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, एक्स में से क्या माइनस हो रहा है, एच, तो वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जो एक्स में से माइनस हो रहा है। ऐसे वाई में से क्या माइनस हो रहा है, तो वही वाई का मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो यहाँ एक्स और वाई में से माइनस हो रहे होते हैं। एच कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इक्वल में आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, इक्वल टू में रेडियस है। मैं आपसे कहता हूं ये एक्स और वाई इक्वेशन के वेरिएबल हैं, जैसे कि हमेशा होते ही हैं। तो अगर इस वाले पॉइंट पे एक्स कमा वाई मान लिया जाए, तो क्या आप यहां पर 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एक बार डिस्टेंस हम लगा के देखो क्या होता था। x2 माइनस एक्स लगा सकते हैं ना, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर रूट में इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या है r, और फिर उसके स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां का जो रूट था वो हटके इधर वाले का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या इससे ये इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो कोई नई चीज तो नहीं लग रही। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड किसे बोला जाएगा, जो सबसे पहले इस्तेमाल होगी हर जगह। इसी की मदद से बाकी, नमस्कार मैम, इसी की मदद से बाकी और इक्वेशन बनेंगी सर्कल की, लेकिन हर जगह पर सबसे पहले इस्तेमाल यही वाली होगी। ओके, अब आप एक चीज नोट कर लो। हाँ भाई देखो, एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जब यहां पर दोनों माइनस में है, देखो एच के, तो यहां दोनों प्लस के हैं, क्या कह लो, ये दोनों प्लस के हैं, तो यहां माइनस दिख रहा है देखो दोनों जगह पर। ठीक है, अगर अगर यहां पर कुछ ऐसी इक्वेशन होती, देखें ऐसी इक्वेशन होती है, एग्जांपल के तौर पर लिख दिया मैंने, और अब मैं आपसे कहूं इसको इससे कंपेयर करो और बताओ कि सेंटर और रेडियस क्या क्या आएंगे। तो क्या क्या बोलते हैं आप लोग, एक्स में जब यहां माइनस होता है तो वहां प्लस के होते हैं दोनों, अब यहां क्या हो रहा है प्लस, तो ये ऑटोमेटिकली ये तो माइनस का ही है। बताइए क्या सब सहमत है इस बात से कि -2,3 सेंटर हो गए, और इसे इक्वल में स्क्वायर के फॉर्म लिखना पड़ता है पहले, तब आर मिलता है। तो ये 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तब जाके रेडियस हमारी 3 लिखी जाएगी। ध्यान रहेगी बात ये वाली। इस 9 का मतलब रेडियस यहाँ पे 9 लिख देना। ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल में स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। अगर सपोज कर लो यहाँ पे 9 के बदले 7 होता, तो हम उसको √7 का स्क्वायर लिखते पहले, और फिर रेडियस को √7 लिखते। जो भी वैल्यू है उसे स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा, तभी रेडियस मिलेगी हमको। कि यहाँ +2 है तो यहाँ -2 कैसे हुआ, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस ही चाहिए और y माइनस ही समथिंग चाहिए। अब यहाँ x+2 मिल गया, तो इस x+2 को कैसे लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, बता। अब तक ठीक बैठ रहा है ना, x माइनस, अभी h बन गया नहीं बन गया पूरा, तो वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ है तो प्लस ही। कंपेयर करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, हर बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के बाद सेंटर रेडियस पता चल जाएंगे, लेकिन ये ऐसी फॉर्म में नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ तो नहीं है बीच में माइनस। तो जब बीच में माइनस करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू को -2 करना पड़ेगा, तभी तो ये x माइनस वाली फॉर्म बनी। लेकिन अब ये माइनस बन गया, तो इससे कंपेयर करने, सॉरी इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू -2 ही तो रखनी पड़ेगी। हाँ ऐसा मान लो, जैसा मुझे ध्यान रखो तुम, ये तो जबरदस्ती दिखाना पड़ता है करके, जो बच्चे नहीं समझ पाते, वरना तो ध्यान रखने वाली बात तो यही है कि जो यहां पर है, जो यहां पर है, सही है ना, जैसे मर्जी ध्यान रखो। ये तो वो फॉर्म है सर्कल की जो एनसीईआरटी में दी हुई है। हमें अभी और भी फॉर्म्स पढ़नी है, जब एडिशनल क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब हम और भी पढ़ेंगे। पहले हम इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से खत्म कर देंगे, पहले हम इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से खत्म करेंगे ताकि इनके स्कूल लायक हो जाए। कब से एग्जाम तुम्हारे, अक्टूबर में, डेट भी नहीं पता अभी, 6 अक्टूबर से ना, और आज 4 तारीख है। ठीक है बताओ, कोई समस्या इसमें? ठीक है, ये अब आपके पास ना एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आएंगे, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से यही है फॉर्म, अभी बस एक सेंटर देख लिया, रेडियस देख लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ किस किस को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड ध्यान है, यादें धूमिल हो गई हैं, धूमिल तुम्हारी।
कुछ कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ, जरा जरा, हाँ कुछ करते थे ना प्लस माइनस, क्या करते थे वो ध्यान नहीं आ रहा। हाँ अभी आएगा ध्यान, सही बात है। अरे ठीक है भाई, सबके याद धूमिल है, किसी को ठीक से याद नहीं है। जरा किताब खोलिए और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं, कितने हैं? 5 पार्ट हैं। सेंटर और रेडियस दोनों दिए हुए हैं। सेंटर दिया है मतलब क्या चीज हो गई सेंटर? एच और के, यहां पुट कर देंगे वो वैल्यूज। और रेडियस भी दी हुई है, उसे यहां पुट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। आ गया नहीं आ गया आंसर? पांचों पार्ट ऐसे होंगे। ओके, सही है भाई। तो यहां पर लिख दूं मैं एक्सरसाइज 11.1 है। वैसे ये करा दूं, बहुत अच्छी बात है। तो बता फिर कौन सा कराऊं? पांचवा। बताओ क्या है? -a, -b। बस करें शुरू। इनको पुट करते हैं यहां पर, चलिए। x माइनस h की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस है, तो क्या बन जाएगा ये? यहां फिर क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल तरीका, लेकिन हमें तो इसे ओपन भी करना पड़ेगा। आंसर देखो ऐसे नहीं छोड़ रखा होगा इसने, शायद पूरा एक्सपेंड कर रखा है ना। तो यहां पर a प्लस बी का उल्टा खोलना पड़ेगा। पहले क्या आएगा वो? ठीक है जी, प्लस यहां भी खोलना पड़ेगा, y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2yb a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, और इस b स्क्वायर से b स्क्वायर नहीं कटेगा, लेकिन साइन अलग अलग है ना। अब इसको भी इधर ले आऊं। देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाली, फिर वाई स्क्वायर वाली लिखते हैं। अब 2xa प्लस 2yb प्लस का 2b स्क्वायर। पहले देख रहे हो, एक्स वाली टर्म लिखी, स्क्वायर वाली, फिर वाई स्क्वायर वाली लिखी, यानी जिनकी पावर 2 है पहले उन्हें लिख लिया, फिर जिनकी पावर 1 है एक्स और वाई में उन्हें लिख लिया, और फिर लास्ट में लिखा कांस्टेंट टर्म जिनमें एक्स और वाई नहीं है। आ रही है बात समझ में? वैसे आप आगे पीछे कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, पहले पावर 2 वाले लिख लो, फिर पावर 1 वाले, और फिर कांस्टेंट टर्म वाले। ठीक है भाई साहब, आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन में उल्टा हिसाब है, यानी ये इक्वेशन दी हुई है ऐसी ऐसी, और आपसे पूछ रहा है बताओ सेंटर और रेडियस क्या है। सुन लिया? तो अब फिर बोलो मुझे, एक इसको मिटाया जाए? चलो इस तरफ कर देता हूं। बोलिए भाई। कुछ 7 बोल रहे, कुछ 8 बोल रहे। 8 में क्या है? क्या किसी भी क्वेश्चन में इन सब में जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में कुछ है 2 लिखा हुआ, किसी भी एक पार्ट में है? कौन से में है? तो वही करेंगे फिर। बताओ 9th में क्या है, बताओ। हाँ हाँ हाँ, +2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि वो वाला क्वेश्चन बताओ जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में कुछ हो। अब अगर आप सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला मेरे से करवा लेते, ठीक है ना, वो इसके सामने आसान है क्वेश्चन सारे। जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है वो इसके सामने आसान ही है, क्योंकि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाना है। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, इस होल स्क्वायर वाली इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन को वापस से ऐसी फॉर्म में लाना है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, तो एच के मिल जाएगा और आर मिल जाएगा। ओके, तो हमको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाना है 2 बार, एक्स वालों में अलग, वाई वालों में अलग। लेकिन कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाने के लिए हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है लगाने से पहले। सुन रहे हो? 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और 2 बातें क्या होती हैं? एक तो अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली वाई भी हो जाएगा। ठीक है, हमें अगर एक्स वाली इक्वेशन बनानी है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है, तो पहली बात ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1, यानी एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि वो एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का होना चाहिए, वो तो है ना। तो 2 बातें ध्यान रहेंगी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाने के लिए। जो 2 बातों का इस्तेमाल या फिर 2 बातों का ध्यान रखना है, वो ध्यान रख पाएंगे। क्या क्या थी 2 बातें? वो एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की बात करें तो पॉजिटिव तो है,
लेकिन अकेला नहीं है, तो हमें पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी अकेला करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, यहाँ पे भी अकेला करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को ना कर दें 2 से डिवाइड पहले ही हम। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते तो ये क्या बनता? बोलिए, सब लोग सहमत हैं? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप अचीव कर लिया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट 1 हो चुके हैं, और दोनों पॉजिटिव भी हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके मैडम, ठीक है। अब एक्स वाले इकट्ठे करो और वाई वाले इकट्ठे करो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाने के लिए। यहां पर तो देखो ये 2 एक्स में है, तो इन्हें इकट्ठे कर लिया, और वाई में एक ही है तो उसे अलग कर दिया। बाकी क्वेश्चंस में जब एक्स वाली और भी टर्म होंगी तो आप सारे इकट्ठे करना एक्स वाले, और वाई वाली टर्म और भी होंगी तो वाई वाले इकट्ठे कर लेना यहाँ पर। और जो एक्स और वाई के अलावा कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे 1 2 3 4 मिल गया, उसे उधर भेज देना इक्वल के। ठीक है, तो पापा को ऐसा बोल लूंगा कि इस रात में 1 घंटे पहले सोना शुरू करो। नहीं सही? ये ना, जैसे अब इसकी आंख खोली ना ऐसे करके, थोड़ी देर पहले ऐसे थी, ऐसे ऐसे बंद नहीं हो रखी थी, लेकिन पूरी खुली हुई भी नहीं थी और मान नहीं रही। क्या समझी इसका मतलब? कुछ सोच रही थी ये, या जाने वाली थी नींद में? बदलूंगा इसकी सीट, है ना? क्या नहीं बोलते? हाँ, हो सकता है, लेकिन 12th की बच्ची बैठती ना यहाँ पर, तो उसका कभी नहीं होता ऐसा। देख लो कैसे खतरनाक हिसाब बना रहे। मैडम मैं खड़ा करके पढ़ा दूंगा आपको, फिर अगर मुझे दूसरी बार आंखें ऐसे दिख गई ऐसे होती है तो। एक्स वाले इकट्ठे कर लिए, वाई वाले इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब इस जगह पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है हमको। वो तो अकेला है, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और क्या था तरीका? एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, कितना है देखो एक्स का कोफिशिएंट 1/2। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है पहले, वो कोई टेंशन नहीं है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करना है, तो 1/2 है ना कोफिशिएंट। और आधा करने के लिए आपको जो भी कोफिशिएंट है उसको 1/2 से इंटू कर दो बस। तो 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। ओके, ध्यान रहेगी बात। जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करने के लिए आप 1/2 से इंटू कर दो बस। तो क्या करना है अब हमें? ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, ये x/2 ऐसे कैसा। जो एक्स का कोफिशिएंट था 1/2, उसका आधा करा कितना आया 1/4। उस 1/4 का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, और ये वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा। आ गया याद? कितने बच्चों को याद आ गया? 5 को तो आ गया याद, 6 को। लड़कियों को ध्यान नहीं आया? तुमने 10th क्लास में क्वालिटी क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था एक, तो वो रिड्यूस्ड सिलेबस में था, छोड़ दिया होगा फिर दोनों ने, सबने छोड़ दिया था, इसीलिए ध्यान नहीं आ रहा तुम्हें। यहाँ वालों को तो पढ़ाया था मैंने, अपने वालों को तो। तेरे को भी ध्यान नहीं आया चिराग? पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। 9th में पढ़ा था। क्या बताया तरीका मैंने? एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो रफ में कहीं पर। आधा कैसे करना है? 1/2 से इंटू करके। अब जो भी वैल्यू आई है 1/4 आई थी ना, उसी 1/4 का स्क्वायर ही प्लस करना है, स्क्वायर ही माइनस करना है बस। यही काम एक्स वालों में करना है और यही काम वाई वालों में भी करना है, अगर वाई वाली टर्म होती यहां पर एक और तो। ओके, अब देखिए ये तीनों चीजें मिलके बन गई हैं होल स्क्वायर। किसका? देखो ये ए स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर होगा, फिर तो ये माइनस का 2a भी होना चाहिए, और माइनस का है तो माइनस का ही तो होल स्क्वायर भी बनेगा। फिर चेक करो, इसको ओपन करो, ये वाली वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही, तीनों चेक करो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आएगा। सब सहमत हैं? अच्छा जी, अब ये वाला वाई स्क्वायर यहीं रोक लेते हैं, और ये वाली वैल्यू जो बची है उधर जाके उधर कांस्टेंट टर्म भेज देते हैं। बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस वाई स्क्वायर को एक काम करता हूं, ऐसे लिख दूं क्या? y-0। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? y का स्क्वायर हो या y-0 का स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। अब जरा इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। जो x में से माइनस हो रहा है वो क्या है? x में से जो माइनस हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, यानी y में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट। सेंटर मिल गए? ठीक है जी। रेडियस की बात करते हैं। बोलिए रेडियस कितनी होगी? 1/2
मैडम 2 क्यों? वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, देखो, ठीक है ना, यानी 1/4। अब अगर हमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आता है तब तो हम इक्वेशन से ये निकाल लेंगे। अगर हमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड याद नहीं है तो हमें सर्कल की और फॉर्म्स भी होती हैं, उनका इंतजार करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आना चाहिए। ओके, मिल गया। अब जरा मुझे किताब में देख के बताओ एनसीईआरटी में कि ये सेंटर और रेडियस ढूंढने वाले क्वेश्चन कहां से कहां तक हैं? 6 से 9, 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन। यानी कि ऐसा कह सकते हैं शुरू के 5 क्वेश्चन तो वो हैं जिनमें इक्वेशन ढूंढनी है, सेंटर रेडियस गिवन था, और फिर उसके बाद के 4 क्वेश्चन वो हैं जिनमें हमको सेंटर रेडियस ढूंढने हैं, इक्वेशन दी हुई है। तो 9 क्वेश्चन तक हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं 11.1 के। बोलिए, ध्यान रहेगा? अगर इसके बावजूद भी किसी को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड ध्यान ना रहा तो मुझे मैसेज कर देना, या तो यही वाली वीडियो दिख जाएगी आपको, या फिर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड की, उसे देख लेना। उसमें इससे अच्छा क्वेश्चन करा रखा है मैंने, लेकिन उसकी एक समस्या है, 1 मिनट से कम में हो रखी ना, वो पॉज करते करते देख लेना। अगर नहीं ध्यान आया होगा किसी को तो ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। 9th क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं हम। 10th पढ़े फिर, चलिए पढ़िए आप लोग 10th में से साफ करता हूं। टेंथ क्वेश्चन करना है ना, 10th पढ़ के बताइए ना। रुकिए रुकिए रुकिए, 4,1 एंड ये हमें एक ऐसे सर्कल की क्वेश्चन ढूंढनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है ना, और जिसके सेंटर से एक लाइन जा रही हो और उस लाइन की क्वेश्चन ये हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, 9, 10 में भी हमने ये बात पढ़ी है, जब किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा हो तो उस पॉइंट को, उस लाइन का सॉल्यूशन कहते थे, यानी उस पॉइंट को उस लाइन की क्वेश्चन में पुट करके सेटिस्फाई किया जा सकता है। एल इक्वल टू आर आता है, आ रहा है, याद नहीं आ रहा तुम्हें? लेकिन तभी जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर हो। अब ये पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो क्या इसको सर्कल का सॉल्यूशन कहा जाएगा? क्या कोई सहमत नहीं है मेरे से? क्या कहा था मैंने, बता फिर एक बार। होगा, एक कह रहा है होगा। 9th और 10th सही में बर्बाद ही करी है। 10th तो ऑनलाइन नहीं थी, 9th थी ऑनलाइन भरी तुम्हारी, आधी थी वो भी, क्योंकि 21 में रह तुम 9th में हैं। ये देखो, ये सर्कल है, एक जगह पे ले लिया यहाँ पे कहीं 4,1 और यहाँ कहीं ले लिया 6,5 और यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा, तो ऐसे करके लाइन जा रही है, उसकी क्वेश्चन है ये। ऐसा कुछ बोल रहा है हमको ये, इस सेंटर को ओ ले लेते हैं। जब ये और ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इनको सर्कल का सॉल्यूशन कहा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला मैंने, जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो हम उसे उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो सर्कल के सॉल्यूशन कहलाएंगे ना, और अगर ये सर्कल के सॉल्यूशन है तो इन दोनों को सर्कल की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। कोई और तो नहीं कह रहा था लेकिन तेरे अलावा। और अगर ये सर्कल के सॉल्यूशन है तो सर्कल की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर कहां से आ गया, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन थी हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4,1 एंड 6,5 लाई ऑन सर्कल, देयरफॉर। एक बार तो 4,1 पुट करते हैं इसके अंदर, किस जगह पुट होगा बताओ, एच और के की जगह या फिर एक्स और वाई की जगह? एच की जगह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई की जगह पुट होंगे ये। एक बार एक्स की जगह 4 रखी है तो क्या बनेगी ये इक्वेशन, प्लस यही वाई की जगह पर, तो 1 माइनस एक इक्वेशन। जब 4,1 पुट किया, ऐसे ये भी सॉल्यूशन है ना, इसे ये पुट कर दे,
क्या बनेगी अब? 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बोलिए, यहां तक कोई समस्या? क्या इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस में आर स्क्वायर है तो एलएचएस इक्वल हो जाएंगे दोनों के? सोच के देखो, दोनों के आरएचएस सेम है तो एलएचएस इक्वल हो जाएंगे। दोनों के एलएचएस इक्वल करो और एक इक्वेशन बनेगी, देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ये बनेगी इक्वेशन हमारी। अब इसे भी ओपन करते हैं, सबको ओपन करते हैं, कुछ टर्म्स कटेंगी और जो बचेगी वो एक नई इक्वेशन होगी। इसे 3 नंबर डाल देंगे, 1 2 के बाद में 3 नंबर बनाए। पहले क्या आएगा? 16, बोलते रहो, चेक करिए क्या इक्वेशन पूरी सही है? कुछ कट रहा है? एच स्क्वायर और के स्क्वायर भी, तो ये एच स्क्वायर प्लस का, इधर इधर ही प्लस का, के स्क्वायर प्लस का, के स्क्वायर प्लस का। अब ये पूरी इक्वेशन से स्क्वायर गायब हो गए हैं, देख लो, केवल एच और के वाले बचे हैं। तो लीनियर इक्वेशन बनने वाली है अब, लीनियर डिग्री 1 वाली। और वो क्या बन रही है आपकी? बन गई, बताओ। एच और के प्लस के रखो ना, उधर भेज दो इक्वल के उस तरह। 4h प्लस 8k माइनस का 45 या इक्वल टू प्लस का? बाकी लोग कंफर्म करो भाई, तभी मानेंगे सही है ये। 4h प्लस 8k बराबर 45। खुद क्यों नहीं कर रहा है? आ रही है आपकी? 2 बच्चों की आ रही है भाई, और बताओ, यहाँ 44 आएगा? अगर 44 है फिर तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। पता नहीं यार, ये बोला इन्होंने तो। ये हाँ, दोनों के साइन सेम है तो सेम ही थे, देख, तो माइनस से 2 को उधर आके, ठीक है जी। अगर 4 से डिवाइड करें तो ये इक्वेशन क्या बनी? h प्लस बराबर, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर सर्कल से क्वेश्चन आता है, अगर सर्कल से क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी का आता है, तो यही है वो क्वेश्चन। क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए। ओके, यहां तक किसी कोई समस्या? कोई क्वेश्चन कैसे बनी है? किसी और के मन में भी है क्या सवाल कि 4 से डिवाइड किया गया? इकट्ठे पूछ लो, सबको अलग अलग कैसे बताऊंगा? क्योंकि भाई साहब ये भी 4 से डिवाइड हो रही वैल्यू, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, यही कारण है बस। हाँ ठीक है, हाँ भाई, ये आ गई क्वेश्चन हमारी। अब करते हैं इसका इस्तेमाल। देखो इस लाइन के बारे में क्या कहा था उसने। ये लाइन सेंटर से होती भी जा रही है। अब खुद सोचो फिर से, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो तो उस पॉइंट को उस लाइन का सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बताओ, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है? कौन सा? सेंटर। क्वेश्चन ने बोला था सेंटर से पास कर रही है। अगर ये सेंटर से पास कर रही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है एच और के होते हैं, तो वो सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे इसको? है ना, लिखो, सिंस एच कॉमा के लाई ऑन, ये इक्वेशन 4x प्लस वाई बराबर 16, इसलिए यहां पर बन जाएगा 4h प्लस के बराबर 16, फोर्थ इक्वेशन। कोई समस्या? आगे ना, तो देखो लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर, इन दोनों को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू बताएंगे आप। अब चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लेकिन वैल्यू बताओ जल्दी से। पॉइंट में आ जाएगी तो आने देना, लेकिन एच और के की वैल्यू बताओ। एच की 3, के की 7। एच इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 7। क्या सब लोग सहमत हैं? के 4 आ रहा है? कितने लोगों का के 4 आ रहा है? अरे मैडम फिर चेक कर लो। चिराग जी, क्या सही है 4? एक तुमने वो सुनी, एक शिव खेड़ा नाम का राइटर है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है यू कैन विन, जिससे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। उसके बाद तो और भी निकाली थी उन्होंने किताबें।
लेकिन उसके अंदर जो उस बुक का जो मेन स्लोगन था, उसमें एक बात थी, और वो लाइन क्या थी? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या मतलब है इस बात का? कुछ अलग काम नहीं करते। जो जीत जिनको सक्सेस मिलती है, वो कुछ अलग काम नहीं करते। वो उसी काम को करते हैं जिस काम को बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग जीतो, सक्सेस मिले, नंबर अच्छे आए, अच्छे मुकाम पे पहुंचो, तो कृपया करके पहली बारी में सही आंसर निकाल लिया करो। अगर पहली बारी में सही आंसर नहीं आता, तो फिर आप कभी भी मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में आप खुद ही तो दो बार नहीं करोगे। क्या एग्जाम में आपको लगता है हर क्वेश्चन को करने का आपको टाइम होता है चेक करने का? उसे नहीं। वो दिन चले गए जब पूरा पेपर करके एक बार रिवाइज भी कर लेते थे। अब तो पूरा पेपर ही नहीं हो पाता 3 घंटे में, रिवाइज तो क्या ही होगा वो। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर चलना है, तो भैया पहली बारी में सही आंसर लाओ, तब तो आपका आंसर माना जाएगा सही। अन्यथा, हाँ जी, खैर अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अजय वैल्यू नहीं आई क्या एचआर की? तो सही है आप, थोड़ा देर से आया लेकिन सही आ गए। एचआर के आ गया, एचआर के आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमें सर्कल की इक्वेशन पूछी थी। सर्कल की इक्वेशन में ध्यान से देखो तो एच चाहिए होता है, के चाहिए होता है, और 3 चीज चाहिए। एक्स और वाई की फॉर्म में तो आंसर ही आएगा। एच और के निकल चुका है, अभी भी आर बचा है ना। तो क्या करेंगे, अभी इन दोनों वैल्यूज को या तो पुट करो फर्स्ट में, या पुट करो सेकंड में, और आर स्क्वायर ढूंढो। कृपया करके आर स्क्वायर ही ढूंढना, आर मत ढूंढने लगना, क्योंकि हमें इक्वेशन में आर स्क्वायर ही चाहिए होता है। रूट मत निकालने लगना उसका। कभी कभी मिलता है ऐसा मौका जो आपको कहा जाता है कि रूट मत निकालना, वरना तो अक्सर कहते हैं रूट निकालो, आर की वैल्यू ढूंढो। अब तो केवल आपसे आर स्क्वायर पूछ जाएगा। 9, 10, आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब बस, अब आप इन तीनों चीजों को इस इक्वेशन में पुट करिए, लिख देना देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जिसका आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हो, वो अगली लाइन में लिखना देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। अब यहां पर आ जाओ, यही तो है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो क्या आएगा आंसर हमारा? एक्स माइनस एच, यानी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। बस, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। अब मजे की बात ये है कि जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी है। देखो, पढ़ के देखो, बस वैल्यू अलग है। पढ़ लो एक बार। मधु जी कोई समस्या? आर्यन, सारांश कोई समस्या? भाई साहब पार दो, कोई समस्या? सब लोग पढ़ के देखिए जल्दी से 11वां क्वेश्चन। अब बताइए क्या अंतर महसूस हो रहा है? बस वैल्यू चेंज है। तो क्या हम उस क्वेश्चन को स्वयं कर पाएंगे? अभिषेक एंड चिराग का जवाब नहीं आया। HW है, यस, आपने सही पकड़ा, यह क्वेश्चन HW है। रिया मैडम आप नहीं बोलेंगी? क्या नहीं बोलेंगी वैसे? क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या कह रही? मेरा तो यही नहीं आ रहे, आर स्क्वायर 10 नहीं आ रहा। इसी क्वेश्चन में या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, यहाँ पर एच की जगह पर वाली एच की वाली वैल्यू, तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। बोलिए, 11th हो जाएगा हमारा। 12th पढ़े? दिव्यांशु जी किताब आज भी नहीं लाए आप? कल से जिसकी एनसीईआरटी ना हुई ना यहाँ पर, चाहे नई और चाहे पुरानी, वो बैठ के नहीं, वो खड़े होके ही पड़ेगा। फिर से ध्यान रखोगे? जिसकी एनसीईआरटी परसों यहाँ नहीं हुई हमारे साथ, वो खड़े होके पड़ेगा। रोज एक बच्चा तो ये हरकत कर ही दिया करो। एक दिन इनने करी थी, कल ये कर रही थी, आज तू कर रहा। अभी तो बोला 10वें की तरह ही ज्ञान वाला है। भाई हमसे पहले क्या बोला उसने? सेंटर दिया, रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर है ये 12, रेडियस। एक मिनट रुक जाओ। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है, सेंटर के 0 होगा ना, तो उसको ऐसे ले ले। रेडियस तुमने कहा 12 थी 12th में? अच्छा 12वां क्वेश्चन है ये।
रेडियस 5 है, सेंटर तुमने कहा एक्स एक्सिस पे है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेंटर कोऑर्डिनेट मिल गए और 2,3 से पास कर रहा है। अब जो सर्कल की, अभी देखो पास करने का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन होगा उसका, यानी इसे पुट कर सकते हैं एक्स और वाई की जगह पर। जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या थी हमारी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होती है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, आर की जगह 5, 2,3 कहाँ होगा, एक्स वाई की जगह पर, और सेंटर में के की जगह पे क्या कर देंगे 0। तो क्या सॉल्व करें, केवल एच नहीं बचेगा निकालने के लिए, करो करो, आई वैल्यू के की एच की क्वालिटी बन गई क्या, एच स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू क्यों जाएंगे जब क्वालिटी है तो, अच्छा एच की वैल्यू 2 आएंगी भाई फिर, तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं ना, बताओ क्या आएंगे, एच की वैल्यू 2 आ गई, 6 माइनस 2, क्या पूछा था हमसे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो पुट कर दो बस, अब सारी चीजें पता है आपको। एक बार सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या लेके चलोगे 6,0 और एक बार -2,0, ये तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं अब, और ये दोनों चीजें पुट करनी होंगी आपको इक्वेशन के अंदर, बस आ जाएगा है। हाँ, दो दो इक्वेशन आएंगे सर्कल की, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो सर्कल ये हो सकते हैं ना, देखो मैडम, एक सर्कल हो सकता है यहाँ पर, एक सर्कल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए दो इक्वेशन आएंगी सर्कल की। चलिए 13 पढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन रिया जी के हवाले, क्या कह रही रिया, मुझे ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेने तो पहले हो जाएगी ना, ठीक है 13 पढ़ो रिया जी, कितने क्वेश्चन है इसमें, 15 है कितने हैं, हाँ 13 पढ़ते हैं भाई, ठीक है जी। इसमें ना 13वें क्वेश्चन में एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है, देखो इंटरसेप्ट, ये शब्द हमने पहले कभी नहीं सुना, इसलिए इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। आइए देखें, इंटरसेप्ट होती है डिस्टेंस, इंटरसेप्ट होती है डिस्टेंस, ओरिजिन से, ओरिजिन से या तो एक्स एक्सिस की तरफ या फिर वाई एक्सिस की तरफ की, कैसे देखिए 13 क्वेश्चन में हमसे उसने कहा कि उस सर्कल की इक्वेशन ढूंढिए जो पास कर रहा हो, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट बना रहा हो ए और बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस का मतलब ओरिजिन से ए डिस्टेंस की दूरी पे तो काटा होगा उसने एक्स एक्सिस को, और ओरिजिन से बी डिस्टेंस की दूरी पे काटा होगा उसने वाई एक्सिस को, कुछ ऐसा सर्कल हो गया ये। इसे बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट, इस डिस्टेंस को, क्योंकि ये डिस्टेंस कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, ऐसे ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ओके, अगर हमने 10th चैप्टर पहले पढ़ा होता स्ट्रेट लाइन तो हमें इसका मतलब पता होता, कोई बात नहीं, अब हमने पढ़ लिया, अब 10th का मतलब पता, 10th चैप्टर में तुम्हें मतलब पहले से पता होगा, ठीक है। चलिए, तो हमसे यहाँ पे कह रहा है एक तो ओरिजिन से पास कर रही है, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, और ये बी, इक्वेशन ढूंढी है इसकी, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करा जाए अगर, ठीक है ना, अगर हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करा तो जरूरी है वो सेंटर से जाएगा, क्यों जरूरी है जरूरी, है जरूरी, ये बात, क्योंकि एंगल 90 है, देखो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, अगर यहाँ एंगल 90 है तो इसे जोड़ने पर डायमीटर ही होगा, और डायमीटर होगा तो सेंटर से जाएगा ही जाएगा, बात समझ में आ गई। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, 9th क्लास में पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है और उससे एंगल 90 है तो ये लाइन डायमीटर ही कहलाती है। ओके, अब हमें सर्कल की इक्वेशन ढूंढने को कही थी, अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अच्छी बात है, और इसका होंगे, और यहाँ पर हमारा सेंटर है ये, हमें सर्कल की इक्वेशन ढूंढने के लिए 3 चीज चाहिए होती है बस, एच, के और आर, यानी सेंटर और रेडियस। अगर हमने इनकी डिस्टेंस निकाल लें तो डायमीटर आएगा वो,
आधा कर देंगे रेडियस मिल जाएगी। ओके, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दूं, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, तो सेंटर भी तो मिल जाएगा। सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, सारा का सारा हो गया, सारा काम हो गया केवल एक चीज से, किससे? इसके 90 होते ही। ठीक है जी, आप लिख देना यहां पर, जैसे मान लो इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बी लिख दो और इसका नाम ओ लिख दो। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देना ए ओ बी विल बी डायमीटर, है ना, क्योंकि एक मिनट, ओ वो है अगर, तो इसका नाम क्या दें? इसको क्यू कर दो, एक काम करो, ओरिजिन को तो ओ ही लेना पड़ता है यार। ठीक है ना, ओ क्यू बी विल बी डायमीटर एज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 था इसलिए वो डायमीटर होगा। एंगल इज सेमी सर्कल इज राइट एंगल वाला सिस्टम से। अब हम अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? 0 + a/2 b + 0/2, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए a/2 b/2, सेंटर मिल चुका है हमको। हाँ, 10th क्लास वाला मिड पॉइंट, x1 + x2 अपॉन टू, y1 + y2 अपॉन टू। ये डायमीटर है तो ये सेंटर मिड पॉइंट पे ही तो होगा। सेंटर मिल गया। अब रेडियस कैसे ढूंढोगे? रेडियस डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों की बस। ये ओरिजिन हमें पता है 0 0, ये पता है क्यू, या फिर इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से। रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, चाहे इन दोनों की डिस्टेंस, चाहे इन दोनों की, और चाहे इन दोनों की, यानी तो बराबर ही है। हैं? बात एक ही है, डी भी तो निकालना पड़ेगा लेकिन। हाँ ठीक है, उसका आधा कर दी, डायमीटर का आधा, रेडियस हो जाएगी। लेकिन उस रेडियस को स्क्वायर में रखना, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो स्क्वायर होता ही है। रूट में मत रखना रेडियस को। कोई समस्या? मधुर जी कोई समस्या? टॉपिक आसान लग रहा है? एपी से तो आसान ही है, आसान नहीं लग रहा? अच्छा, एपी आसान लगी, और किस किस को ये आसान नहीं लग रहा? बाकी सबको आसान लग रहा है? इसमें है ही क्या यार, बार बार एक ही क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है। लेकिन ना बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल ज्यादा है इसमें। बेसिक कंसेप्ट मतलब जैसे 9 10 का सर्कल हो गया, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड हो गया, 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ये छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल होती रहेंगी। बताइए, रेडियस ढूंढ लेंगे, पहले ढूंढ चुके हैं, इक्वेशन आ जाएगी। 14th क्वेश्चन, 14th पढ़ते हैं, दिव्यांशु को दिव्यांशु पढ़ेगा 14th। देखो 14th क्वेश्चन में सेंटर भी दे दिए। सेंटर का मतलब एच के मिल गया, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट वो भी दे दिया, यानी एक्स वाई भी आ गया। तो कुल मिला के आप इन चारों चीजों को पुट कर दो, आर मिल जाएगा। एच के पहले से पता है, आर मिल ही गया, तो इक्वेशन तो मिल ही जाएगी फिर। तो मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है 14। तो हम अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी 15वां क्वेश्चन। ठीक है जी, सुनिए, हमको 15वां क्वेश्चन है मधुर के लिए। ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। हमसे कह रहा है पता करके बताओ कि जो ये पॉइंट है ये वाला, ये इस सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। अब आप मुझे बताइए ये किस तरह का सर्कल है? क्या यहाँ पे एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है? 0। क्या यहाँ पे वाई में से कुछ माइनस हो रहा है? 0। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? और रेडियस 5, यानी ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है? 5। तो लिखो, इसके बारे में लिखो, पहले ये इक्वेशन लिखी तुमने, लिखो, रिप्रेजेंट, इक्वेशन उतार के। मैडम क्या ये पेंसिल है? आज पेन नहीं लाई, मन नहीं कर रहा उससे लिखने का। लिखो इसके बाद, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5, विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5। क्या सबने लिख लिया? ऐसी इक्वेशन देखो, ये सर्कल की,
ये वाली इक्वेशन सर्कल की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इक्वेशन है, सबसे ज्यादा, जिसमें एक्स और वाई नहीं होते, केवल स्क्वायर होते हैं। तो पहचान जाओगे आगे देख के इसको, आगे से सेंटर ओरिजिन और जो रेडियस में है वो इक्वल वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं, देखो इसको, ऐसा सर्कल होगा एक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके ऐसे, इसके और ऐसे इसके ओरिजिन। बोलिए, ऐसा सर्कल होगा ना ये। अब मुझे सोच के बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, बताओ। एक्स नेगेटिव है और फोर्थ पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकंड में होना चाहिए। अब अगर हम इसे तो ओरिजिन मान ही रखा है, इस पॉइंट को पी बोल दें और डिस्टेंस निकालने को बोलूं मैं आपसे पीओ, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ओरिजिन डिस्टेंस रूट वाले फॉर्मूले से निकालने को बोलूं, सुन रहे हो, मैं डिस्टेंस निकालने को बोलूं आपको, और वो डिस्टेंस यानी वो पीओ की वैल्यू 4 आ गई, तो क्या मतलब समझोगे इस बात से, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 4 आ गई, तो इसके बारे में क्या बोलोगे, पॉइंट के बारे में, सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि 5 तो रेडियस ही है और इससे वहां तक की डिस्टेंस 4 आ गई, तो यानी सर्कल के अंदर है। डिस्टेंस 5 आ गई पीओ की, तो क्या कहोगे, और अगर पीओ की डिस्टेंस 5 से ज्यादा आई तो, आ गई बात समझ में। तो ये कुल मिला के हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 11.1। तो आज का होमवर्क क्या है हमारा, ये पूरी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी है भाई 3-4, दोबारा मतलब जो क्वेश्चन यहां कर लिए उन्हें नहीं करना, जो यहाँ पे नहीं करे वो सारे करने हैं और एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, बंद करें आज की क्लास, मुझे इसीलिए पसंद नहीं आ रहा है ये चैप्टर, ये एक्स एक्सिस नहीं है, तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो 10th में तूने मौज ही काटी है, अगर यहाँ होता है ना तो पिट पटा के ठीक हो चुका होता तू। बंद करें, मैडम अगर हालत ठीक हो जाए तो कोशिश करना करने की, ठीक है, चलिए।